क्लास में बात कर रहे थे जनसंख्या प्रवास के सिद्धांतों पे, और हमने एक सिद्धांत पे आपसे चर्चा किया था रेवेंस्टीन का। जनसंख्या या प्रवास के कुछ नियम उन्होंने बताए थे, 7 नियमों पे हमने बात किया था। और इसी संबंध में एक सिद्धांत और है जो प्रवास से संबंधित नियमों की बात करते हैं, प्रवास की प्रवृत्तियों पे वो चर्चा करते हैं। ली का सिद्धांत, ली का प्रवास सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बात कही प्रवास से संबंधित, माइग्रेशन से संबंधित, इसमें हम देखते हैं 1966 में ये सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। ये डेट पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1966 में। और इन्होंने 4 नियम ऐसे बताए, उन्होंने कहा है कि प्रवास को 4 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। इन्हीं 4 कारकों के कारण से प्रवास होता है, नहीं होता है, या कम या ज़्यादा होता है। तो वो कौन से कारक हैं जो प्रवास को या माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं, हम उन्हीं पे बात करेंगे। तो 4 कारकों पे इन्होंने बात किया था। 4 कारक देखते हैं कौन कौन से वो कारक हैं। पहला मूल स्थान के कारक हैं, मूल स्थान के कारक। दूसरा गंतव्य स्थान के कारक, अभी हम इसको समझ लेते हैं। और मध्यवर्ती अवरोध और एक व्यक्तिगत कारक, ये 4 कारक आते हैं। मूल स्थान के कारक, अब यहाँ से लिखते हैं। मूल स्थान का मतलब क्या होता है? मूल स्थान का मतलब कि जहाँ व्यक्ति है, जहाँ पर व्यक्ति है प्रवास करने से पहले, जहाँ पर व्यक्ति है, क्या वहाँ पर कोई कारक है जो उसको प्रभावित कर रहा है? अब अगर प्रवास करने से पहले मैं कहीं पे हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं आज आपके सामने यहाँ पे हूँ, ये मूल स्थान है। तो यहाँ पे भी कुछ फैक्टर ऐसे होने चाहिए, होंगे जो मुझे कहीं और जाने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, कहीं और जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो वो मूल स्थान के कारक हो जाएंगे। इन्हीं को प्रतिकर्ष कारक भी कहते हैं। ठीक है। दूसरे, इन्होंने दूसरा बताया गंतव्य स्थान के कारक। गंतव्य स्थान के कारक, एक तो हो गया मूल स्थान के कारक, यानी जहां पे आप हैं या हम हैं प्रेजेंट में, वर्तमान समय में, प्रवास करने से पहले जिस स्थान पे हैं उसे मूल स्थान बोलेंगे। वहां पे कोई कारक होगा तो वो किसके लिए प्रेरित करेगा? हमें भाई जाने के लिए ही प्रेरित करेगा, प्रवास करने के लिए। तो वो कौन सा कारक हो जाएगा? मूल स्थान की कारक। लेकिन गंतव्य स्थान वो स्थान होता है जहाँ पे आप पहुँचे हैं, जहाँ पे आप जाना है आपको, जहाँ पे, उस स्थान को गंतव्य स्थान कहते हैं। वहाँ भी कोई फैक्टर होगा, कोई कारक होगा जो आपको आकर्षित कर रहा होगा, बे आ जाओ, वो गंतव्य स्थान के कारक होंगे। ठीक है। यानी जिस स्थान पे अभी आप हैं वो मूल स्थान, और जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वो गंतव्य स्थान होगा। जहां, ऐसा लिखें, जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं वो स्थान कैसा होगा? गंतव्य स्थान होगा। और जिस स्थान पर आप वर्तमान में हैं वो कैसा स्थान होगा? वो मूल स्थान। तो जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान पे भी कोई कारक होगा जो कह रहा होगा कि आप यहाँ से जाइए, जो आपको, जो भी चीज़ें आपको वहाँ से जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं वो मूल स्थान के कारक हो गए। लेकिन जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ भी कुछ कारक होंगे जो आपको बुला रहे हैं, अन्यथा आप कहीं भी जा सकते थे। तो फिर आप उसी विशेष स्थान को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कोई कारक है जो आपको आकर्षित कर रहा है। तो वो गंतव्य स्थान के कारक हो जाएंगे, यानी जहाँ आप पहुँच रहे हैं। ठीक है। तीसरे कारक इन्होंने बताया कि मध्यवर्ती अवरोध। तीसरा इन्होंने बताया मध्यवर्ती अवरोध। जब आप एक स्थान से निकले हैं दूसरे स्थान पे जाने के लिए, तो बीच में, रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी बाधाएं होंगी। उन्हीं को मध्यवर्ती अवरोध नाम दिया इन्होंने। ठीक है।
और वो जो अवरोध है वो आपको आपके लिए कैसे किस तरीके का प्रभाव डालेगा, वो आपको हतोत्साहित करेगा, यानी आपको रोकेगा, आपको कमज़ोर करेगा कि मत जाओ। ठीक है, यदि आप उनसे लड़ के सफल हो जा रहे हैं तो आप जाएंगे। जैसे मध्यवर्ती अवरोध में, जैसे मान लीजिए दूरी है, आप घर पे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि दिल्ली जाना है पढ़ाई करने के लिए। दिल्ली क्यों जाना है? क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ पे बेहतर फैसिलिटी है और बेहतर तरीके से पढ़ाई होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद में आप मूल स्थान पे हैं, घर पे, यानी आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं और कंपटीशन के लिए घर पे माहौल नहीं है, कोई संस्था नहीं है जहाँ पे आप ज्वाइन करें और आप आगे बढ़ सकें। तो जाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? शिक्षा का अभाव। आपको आपके मूल स्थान पे हैं, जो मूल स्थान का कारक है वो क्या है? शिक्षा का अभाव। इस वजह से आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। गंतव्य स्थान आपका क्या है? दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा और बेहतर तरीके से आपको मिल रही है, या इलाहाबाद है, प्रयागराज है। बीच में अवरोध क्या है? अवरोध है दूरी। जैसे दूरी, अब आप इस परेशानी में हैं कि दिल्ली दूर है, प्रयागराज नज़दीक है, प्रयागराज जाएं कि दिल्ली जाएं। तो दूरी क्या है? बीच में अवरोध का काम कर रहा है, वो आपको हतोत्साहित कर रहा है, आपको रोक रहा है कि क्या करना चाहिए, हमें दिल्ली जाना चाहिए कि प्रयागराज जाना चाहिए, या उससे भी नज़दीक में कोई और सेंटर हो एजुकेशन का। तो फिर आप ये सोचेंगे कि वह स्थान, गंतव्य स्थान तो ठीक है, आपका मूल स्थान कह रहा है जाने के लिए, गंतव्य स्थान कह रहा है कि आइए हमारे पास अच्छी सुविधाएं हैं, मध्यवर्ती अवरोध कह रहा है कि भैया दूरी बहुत ज़्यादा है, कैसे जाएं। दूसरा, खर्चे। भाई बड़ा शहर है, चीज़ें महंगाई वहाँ पे और ज़्यादा होंगी, आपके खर्चों में अचानक से 2 गुने की वृद्धि हो सकती है। तो वो भी आपको क्या कर रहा है? हतोत्साहित कर रहा है। व्यय, परिवहन, ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो आपको दिल्ली जाने के लिए बीच में रोकेंगे, पर आप रुकिएगा नहीं। वो प्रयागराज आने के लिए आपको रोकेंगे, पर आप रुकिएगा नहीं। अगर आप इन सारी चिंताओं से पार पाते हैं तो फिर आप शहर तक पहुंच गए, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। और अगर इन सब में आप फंसे रह गए तो फिर क्या होगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये मध्यवर्ती अवरोध होता है जो आपको मूल स्थान से और गंतव्य स्थान तक, यानी जहां हैं आप और जहां आप जाना चाहते हैं उसके बीच में आपको रोकने के लिए होते हैं, हतोत्साहित या कमज़ोर करने के लिए या निराश करने के लिए होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आपके सफ़र में क्या है? ये बाधाएं हैं। ठीक है। चौथा कारक इन्होंने बताया व्यक्तिगत कारक। इन्होंने कहा कि प्रवास का निर्धारण जो होता है उसमें आयु, लिंग या व्यक्ति का ज्ञान, अनुभव, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जीवन स्तर है, ये सब क्या हैं? ये प्रवास के लिए ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती हैं। आप देखेंगे प्रवास मैक्सिमम, ज़्यादातर प्रवास पुरुष प्रधान समाज करता है, यानी पुरुष ज़्यादा प्रवास करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव भी इसके लिए कहीं ना कहीं कारगर होता है कि आप प्रवास करेंगे कि नहीं करेंगे। जीवन स्तर, एजुकेशन का लेवल, कि मान लीजिए आपके परिवार में लोग पढ़े लिखे हैं, वो भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इसको भी पढ़ाना है इस स्तर तक, जो ये करना चाहता है वो सही है। तो जो व्यक्तिगत अनुभव है उनका, वो ये कहता है कि नहीं ठीक है, तुमको जाना है वहाँ तक, मैं किसी तरह से वहाँ भिजवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, दूरी ज़्यादा है, कोई बात नहीं कि थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन मैं आपको वहाँ तक भेजूंगा पढ़ने के लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, जीवन स्तर, इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति अगर सही है, तो भी आपको वहाँ पर जाने के लिए क्या होगा? प्रमोट करेगा। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, जो किसी व्यक्ति की सोच पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। ठीक है, इन सबको व्यक्तिगत कारकों में रखा जाता है। अगर लड़की है तो फिर नहीं, तुम घर में ही रह के पढ़ाई करो, अगर लड़का है तो तुम शहर में जाके बेटा घूम घूम के पढ़ाई करो। ये भी व्यक्तिगत सोच ही है। हमारे समाज में आप सबने महसूस किया होगा, इनफैक्ट आप भी
अपने परिवार में भी देख सकते हैं। हालांकि अब तो खैर ये मानसिकता ठीक ठाक तरीके से ओपन हो गई है कि नहीं, लड़का लड़की मायने ये नहीं रखता है, जेंडर मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि उसका उद्देश्य क्या है। पर इतना जल्दी से पूरा परिवर्तन आ पाना संभव नहीं है। ये समाज है और इसमें परिवर्तन धीरे धीरे ही होगा, अचानक से नहीं। तो ये व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं डिसाइड होता है कि प्रवास किस तरह के लोग करेंगे। ठीक है, इन्हीं सारे कारणों पे उन्होंने चर्चा किया। ये 4 कारण उन्होंने बताया कि ये 4 ऐसे कारक हैं जो प्रवास को निर्धारित करते हैं किसी क्षेत्र में। ठीक है, इन्होंने एक मॉडल दिया और उस मॉडल में इन सभी कारकों को 3 श्रेणियों में यानी 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया। तो देखते हैं कि 3 श्रेणियां वो कौन कौन सी हैं जिनमें इन सभी कारकों को इन्होंने वर्गीकृत किया है। देखिए, इन्होंने कहा कि एक मूल स्थान है जहां पर आप हैं और एक गंतव्य स्थान है जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है, ये मूल स्थान हो गया और ये गंतव्य स्थान है। ये बीच का रास्ता है जिस रास्ते से आप होकर जाते हैं। ठीक, यहां पर कुछ अवरोध हैं, ये आप इन्हें कह सकते हैं मध्यवर्ती अवरोध। ठीक, 3 श्रेणियों में उन्होंने जो बांटा, अब पूरी बात आप समझ लीजिए कि मैंने कहा मूल स्थान पे कुछ कारक हैं जो आपको जाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, जाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन आप वहां पे हैं अभी, इसका मतलब कि वहां पे ऐसे भी कारक हैं जो आपको वहां रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो आपको रहने के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं आप यहीं पे रहिए, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव कारक होंगे। जिस स्थान पे आप जा रहे हैं ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वहां पे सब पॉजिटिव कारक ही हों, कुछ नेगेटिव कारक भी होंगे, नकारात्मक भी होंगे। पॉजिटिव तो वो आपके लिए है कि अच्छे एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं, एक कारक हो गया जो पॉजिटिव है आपके लिए। लेकिन आपके लिए ही दूसरा कारक ये हो सकता है कि वहां पे वायलेंस तीसरे दिन होता रहता है, दंगे होते रहते हैं। आपने ये तो सोचा ही नहीं कि वहां पे नेगेटिव कारक भी कुछ होंगे, नकारात्मक कारक भी होंगे। ये भी हो सकता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो, प्रदूषण अधिक हो, ट्रैफिक की समस्या, ये सब क्या है। जब आप वहाँ जाएंगे तो फिर ये कारक कहेंगे कि यार यहाँ पे तो ये सारी समस्याएं, आप निकलो यहाँ से, गांव ही सही है। लेकिन फिर आपको वहाँ पे जो पॉजिटिव फैक्टर है एजुकेशन आपका, वो कहेगा कि नहीं पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई करो, क्या फ़र्क पड़ता है कि ट्रैफिक जाम है, क्या ज़रूरत है ट्रैफिक में जाने की। यानी मूल स्थान पे और गंतव्य स्थान पे ये दोनों तरह के कारक हैं। कौन से कारक? जो सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जो नकारात्मक, जो आपको जाने के लिए प्रेरित करते हैं या आने के लिए प्रेरित करते हैं। ये दोनों कारक पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर दो के दोनों हर स्थान पे मिलेंगे जहां पे आप हैं या जहां पे आप नहीं हैं, जाना चाहते हैं। यही बात इन्होंने अपने मॉडल में बताया और यही इनकी श्रेणी है। जैसे पॉजिटिव कारक प्लस मूल स्थान पे जहां पे आप हैं, नेगेटिव में ये हो गए नकारात्मक कारक जो आपको जाने के लिए कह रहे हैं। नकारात्मक, नेगेटिव का मतलब कि अभाव है किसी चीज़ का, एजुकेशन। पॉजिटिव का मतलब कि वहाँ पे वो चीज़ें हैं जैसे एनवायरनमेंट, अच्छा स्वास्थ्य है आपका, यहाँ पे अच्छी हवा है, स्पेस है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। ठीक, तो व्यवस्थित जीवन स्तर आप गांव में जी रहे हैं, बहुत बढ़िया से जी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी है, जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। आपने सोचा कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव कारक हैं, गंतव्य स्थान पे वही शिक्षा क्या है, पॉजिटिव हो गई। यहाँ पे वो नेगेटिव कारक थी, नकारात्मक कारक, यहाँ वो पॉजिटिव हो गई। कुछ नकारात्मक कारक यहाँ भी हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या, शोर शराबे की समस्या, पानी की समस्या, ये सब क्या है, जनसंख्या दबाव की समस्या, भीड़ की समस्या, महंगाई, ये सब नेगेटिव कारक हैं गंतव्य स्थान पे। फिर भी आप वहाँ से निकले और चल दिए, रास्ते में पहुँचे, फिर मन में आया कि यार सच में बहुत दूर है, रहने दो। थोड़ी देर बाद आप सोचे महंगाई भी तो वहाँ पे है, यानी ये नेगेटिव कारक भी आपको नजर आने लगे। तो ये मध्यवर्ती अवरोध हो गए जो आपको रोक रहे हैं कि मत जाओ। फिर भी पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं चलो, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा बाद में। आप पहुँच गए। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव हो गया जो आपको रोक रहा है, एक नेगेटिव हो गया जो जाने के लिए कह रहा है। लेकिन दोनों स्थानों पे कुछ ऐसे कारक होंगे
जो आप पे कोई फर्क नहीं डालते हैं, न्यूट्रल हैं या तटस्थ हैं, ठीक है, या शून्य कारक। कुछ ऐसे भी कारक होंगे जो कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं आप पे, ना आपको बुला रहे हैं और ना आपको क्या कह रहे हैं, ना ही आपको जाने के लिए कह रहे हैं। ये अपना शांति से किनारे बैठे हुए हैं ये कारक। तो अब आपने देखा कि जो 4 कारक थे, उन 4 कारकों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया। पहली श्रेणी कौन सी है, धनात्मक कारक, ठीक, दोनों जगहों पर धनात्मक कारक होते हैं। दूसरा ऋणात्मक, दोनों जगहों पर ये भी होते हैं। तीसरा शून्य, दोनों जगहों पर ये भी मिलते हैं, जिसका आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आने जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये ली का सिद्धांत था जो आपने देखा। इसके बाद में एक गुरुत्व मॉडल है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। गुरुत्व मॉडल 1929 में रैली ने दिया था इस सिद्धांत को, इस मॉडल को। 1929 में रैली पूछ लेगा कि गुरुत्व मॉडल या रैली महोदय ने कौन सा मॉडल दिया था प्रवास से संबंधित, तो इनका था गुरुत्व मॉडल, ठीक है। गुरुत्व मॉडल में इन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि किन्हीं 2 स्थानों, भाई आप प्रवास करेंगे तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ही पर प्रवास करेंगे, तो इन्होंने कहा 2 स्थानों के बीच में लोगों में स्थानांतरण की मात्रा, यानी प्रवास की मात्रा, 2 स्थानों के बीच लोगों में स्थानांतरण या प्रवास की मात्रा क्या है, उनके मध्य में जो दूरी है, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही बात इन्होंने पूरे मॉडल में अपने कही, और इसके लिए इन्होंने कहा कि जो 2 स्थान हैं जहां आप हैं और जहां आप जाना चाहते हैं, कोई भी प्रवास 2 स्थानों के बीच में कितना प्रवास होगा, 2 स्थान के बीच में कितना प्रवास होगा, ये कैसे इन्होंने तय किया कि किसी क्षेत्र में जो प्रवास हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी जहाँ से आप जा रहे हैं और जहाँ पर आप पहुँच रहे हैं, इन दोनों जगहों पर जो प्रवास होगा वो उनके बीच में जो दूरी है उसका वर्ग यानी स्क्वायर उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर दूरी अधिक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया उल्टा संबंध हो गया, ये कोई चीज़ बढ़ रहा है तो वो घटेगा, परिणाम उसका घटेगा, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि जब दूरी बढ़ेगी तो प्रवास कम होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है प्रवास कम होता जाता है। ये बात तो रमेस्टीन ने भी कहा था कि न्यूनतम दूरी का चयन करते हैं लोग, कम दूरी पे ज़्यादा प्रवास करते हैं, अधिक दूरी पे कम प्रवास होता है। यही बात इन्होंने अपने सिद्धांत में की। और एक फॉर्मूला इन्होंने दिया, इन्होंने बताया m = P1 P2 बटा d²। m का मतलब होता है माइग्रेशन, m का मतलब हो गया प्रवास, प्रवास या माइग्रेशन, ठीक है। P1 और P2 वो स्थान है, P1 एक जहाँ पे आप हैं, P2 जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, d² मतलब डिस्टेंस, d का मतलब होगा डिस्टेंस यानी दूरी, उसका स्क्वायर। और जो परिणाम आएगा वो ये आएगा कि जब ये बढ़ेगा, अगर दूरी अधिक है दोनों स्थानों के बीच में तो प्रवास कम होगा, क्योंकि भाई जब दूरी अधिक होने का मतलब हो गया कि इसी से तो भाग देंगे, और जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये जितना कम रहेगा रिजल्ट उतना अधिक आएगा।
और अगर डी बढ़ गया तो रिजल्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने अपने सिद्धांत में बात कही। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये दूरी हो गई, ये P1 मतलब जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, P का मतलब पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन, P1 मतलब जहाँ पे आप हैं वहाँ की जनसंख्या, जिस स्थान पे आप हैं अभी, और P2 मतलब जहाँ आप जाना चाहते हैं उस जगह की जनसंख्या। इन दोनों की जनसंख्या में परिवर्तन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आएगा। तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ा दी जाए, डी स्क्वायर को बढ़ा दिया जाए, तो इसका जो परिणाम है इसमें डिवाइड करना होगा, और जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कम आएगा। भाई 10 को आप 2 से डिवाइड करें और फिर 10 को आप 5 से डिवाइड कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है? जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो परिणाम 5 आता है, लेकिन जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो परिणाम 2 आता है। तो यही बात इन्होंने कही कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है, उल्टा संबंध है। जब दूरी बढ़ेगी तो प्रवास नीचे है, कम होगा, और जब दूरी कम होगी तो प्रवास बढ़ेगा। ठीक है, यही पूरी बात इन्होंने अपने सिद्धांत में कह दी।